नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रेसलर रवि कुमार ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक की रिंग में चौथी सीट प्राप्त रवि कुमार ने पहला मैच जीत लिया। रवि कुमार पहले राउंड में 3-2 से आगे रहे। पहलवान रवि कुमार 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे। कुश्ती में रवि कुमार के बाद दीपक पुनिया ने जताई मेडल की उम्मीदें। दीपक पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में चीन के जुशेन लिन को 6-3 से हराया। दीपक पहले राउंड में 4 और दूसरे राउंड में 8 अंक के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दीपक पुनिया ने चीन के मुशेन लिंग को 6-3 से हराया। भारत के रवि दहिया ने कुश्ती में 57 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। रवि दहिया आज सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। रवि ने क्वार्टर फाइनल मैच को 14-4 से जीत हासिल की। रवि ने गुलगा एरिया के पहलवान जॉर्डिन को हराकर टोक्यो जीता। टोक्यो ओलंपिक का आज 13वां दिन। भारत के स्टार जैकवीन थ्रीअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 83.5 कर लिया था। उन्होंने अपना ये थ्रो 86.65 मीटर पर फेंका, जो कि क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में सबसे लंबा मार्क रहा। अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा। सीएम मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले हरियाणा के नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश को आप पर गर्व है। आप सभी मेडल जीतकर स्वदेश लौटे। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा, रवि और दीपक को शुभकामनाएं दी। लिखा कि सभी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला भी है। महिला हॉकी टीम पहले ही इतिहास रच चुका है और अब उसका लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को शिखर पर पहुंचाना है। सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए कड़े मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारत को मिले एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर को ड्रैंग फिक्सर कर गुरजीत कौर ने गोल बदला था। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट नॉटिंघम के खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा। कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के सामने प्लेइंग 11 की चुनौती थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली की टीम का संतुलन बनने के लिए काफी जद्दोजहद करना होगा। हर मामले में फालतू याचिकाओं की बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बिना काम की याचिकाओं से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली का मजाक न बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका की वजह से हमें उन मामलों को निपटाने में दिक्कत होती है जिनका निपटना जरूरी है। लोग लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हर मामले में अपील दायर करने की ये चलन को रोकना होगा। हरियाणा में डायल 112 इमरजेंसी नंबर के शुरू होने के 1500 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान स्टेट कंट्रोल रूम से पूरे हरियाणा में 2,17,754 कॉल आई। 25,826 लोगों ने मदद ली। रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों को कॉल करने के लिए 20 मिनट में मदद पहुंचाई गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक आई लाखों कॉल्स में से सिर्फ 31,717 कॉल उन लोगों की थी। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद 25,826 जगहों पर डायल 112 की टीम मौके पर गई। यहां आई कॉल में 23,924 मामले ऐसे हैं जिन्हें पुलिस की मदद जरूरत थी। सिस्टम के जरिए 2,836 लोगों को एम्बुलेंस सुविधा की जरूरत थी।
जबकि 241 मामले फायर ब्रिगेड से जुड़े थे। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज ने बीते 12 जुलाई को प्रोजेक्ट बुलाया था। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलाया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब दिखी। इनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचा। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट राजनीति पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कहीं ईंट कहीं पर रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। विज ने कहा कि ये जितनी भी पार्टियां जब जब सत्ता में रही तब तब अपना सत्ता वंश पर धर्म नहीं निभा पाई और आज ही विपक्ष का धर्म निभाने में नाकाम है। नरेंद्र तोमर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए सरकार तैयार, किसान कानूनों से संशोधन की बात करें, सरकार हमेशा किसानों के हित में। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष की हालात किसान आंदोलन की तरह हो गई है और सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की रुचि हाउस को बंद करने की है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के प्रयासों से घग्गर का पानी सिरसा जिले में 30 गांव तक पहुंच गया। घग्गर का पानी किसानों को राहत नहीं मिल रही, ये लगभग रानिया हलके के बताए जा रहे हैं। इन गांवों को पहले पानी का अभाव था, जिस कारण किसानों की खेती प्रभावित होती थी। अब पानी मिलने के बाद किसान आसानी से खेती कर सकेंगे और उनकी सिंचाई की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने सिरसा जिला अधिकारियों को घग्गर नदी का साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्हें कहा गया कि इस बार नदी में पानी भी खूब आया है और जिला प्रशासन द्वारा 30 गांवों को पानी उपलब्ध कराया गया है। किसानों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने चुनाव से पहले रानिया हलके के लोगों से घग्गर नदी का पानी देने की घोषणा की थी, जो अब पूरी हो गई है। मानसून सत्र में निर्दलीय विधायक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश इस बिल को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान संसद में शामिल हुए, आंदोलन और किसानों की मांगों का प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने 5 अगस्त को एमडीयू में इनको के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आगमन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है, हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी कानून बनाने की नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम चौधरी ने कहा कि किसान जत्थेदारी चुनाव लड़ने से बयान पर वो आज भी कायम है, चाहे संयुक्त किसान जत्थेबंदियों उनको 100 बार सस्पेंड करे। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से चौधरी को पंजाब में चुनाव लड़ने और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से संयुक्त समर्थन न देने के सवाल पर जवाब देते हुए चौधरी का समर्थन जरूरी नहीं। इस बार शिवरात्रि दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे किसान। उचाना के गांव मखंड में युवा किसानों का काफिला डाक कावड़ लेकर टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भवानीखेड़ा में टिकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कुंगड़ गांव के बाद तालू गांव के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के लिए गांव की डाक कावड़ यात्रा निकाली। युवाओं में डाक कावड़ यात्रा को लेकर जोश, युवा हाथों में तिरंगा और गांव में मिट्टी पानी लेकर किसान एकता और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दौड़े। युवाओं ने कहा कि अब टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल न होकर किसान धाम बन चुका है, आंदोलन जन जन तक का आंदोलन बन चुका है, इसलिए अब सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेंगे। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार अंबाला शहरवासियों की तमाम समस्याओं का निदान कर रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े।
अंबाला शहर में स्थित होलसेल कपड़ा मार्केट इलाके के लोगों की समस्या दूर करने जा रहा है। इस इलाके की दिक्कत का बड़ा 4 साल में भी पूरा न हो सका रेलवे ओवरब्रिज का काम। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश की मेयर शक्तिराम शर्मा के निर्देश पर लोगों की परेशानी का निराकरण करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जनता की परेशानी जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समस्याओं के लिए निगम की लापरवाह अधिकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस सबकी रिपोर्ट वो मेयर शक्तिराम शर्मा को देंगे और इलाके की समस्या जल्द खत्म होगी। करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर। जुड़ला के सरकारी गोदाम में सड़ रहे गेहूं की फसल की खबर दिखाए जाने के बाद खाद्य एवं पूर्व विभाग और भारतीय खाद्य निगम की टीम गोदाम पहुंची। पानीपत में कॉलोनियों में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो रही। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते वार्ड 26 में सड़कों पर पानी भर गया। निगम की डिप्टी सीनियर मेयर ने भी इसे गंभीरता से माना और कहा कि पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिनों से बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को हो रही है खासी दिक्कतें। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। बच्चे के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत दे चुके हैं और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के उप प्रधान को बताया और कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई भी कर्मचारी सफाई कराने के लिए नहीं आया। भिवानी में इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना। कृषि विभाग का अनुमान है कि समय पर बारिश होने की वजह से बम्पर फसल होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस बार किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए जागरूक किया गया है, लेकिन इस बार दाल की फसल अच्छी होगी। पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। अब सब्जियों के दाम पर भी आम आदमी की पहुंच दूर हो गई है। सब्जियों के दाम करीब 40 से 50 रुपए किलो की बढ़ोतरी। टमाटर 40 से 80 हुए, वहीं मटर 130 रुपए किलो से बढ़कर फूल गोभी भी 110 रुपए किलो बिक रही है। फरीदाबाद में कई सब्जियां दोगुने रेट पर मिल रही है। एक हफ्ते में सब्जियों के दाम आसमान छूने की वजह से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बरसात के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली सब्जियों का आना, खेतों में पानी भरना और डीजल की लगातार बढ़ोतरी माना जा रहा है। नूंह में 3 दिन से पिनगांव पावर हाउस से जुड़े 15 गांवों को बिजली पानी का संकट हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से खराब हुई केबल के ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। कस्बा और इससे जुड़े लोगों को तकरीबन 2 घंटे दूसरे ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया कराई जा रही है। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केबल में फॉल्ट आने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। फिलहाल पुरानी केबल को ही दुरुस्त किया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में आईरियो बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर गबन का आरोप लगाया और RWA फंड करने की मांग की। लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल से समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी समस्या दूर करने की बजाय सिर्फ भरोसा देते हैं। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आईडियो बिल्डर ने पिछले 2.5 साल में न ही फायर NOC ली और न ही सोसाइटी में सुविधा दी। अब भी सोसाइटी में करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। कई दिनों से घग्गर में बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कम हुई हैं। पानी का स्तर अब घटा है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी का स्तर काफी ऊंचा आ रहा था। अंदरूनी बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांवों से बाढ़ का संकट बना हुआ था, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं, उनके घरों में पानी घुस जाता है।
फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके दूसरे मकानों में शिफ्ट होना पड़ता है। इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहां के लोगों की चिंता बढ़ी, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड-19 की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मुख्य गेट पर 3 कमरों में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही काम करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक 7 ब्लॉक डीईओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी यहां पर होते हैं और कोविड के प्रति लापरवाही की बड़े विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए। खैरपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सहित सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभियान शुरू किया। बच्चों की जांच के लिए कुल 18 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें प्रत्येक स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। फरीदाबाद खोरी गांव के बाद अब गुरुग्राम के आसपास के अरावली क्षेत्र पर बने अवैध रूप से फार्म हाउस को कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए गुरुग्राम वन विभाग ने अवैध फार्म हाउस और कब्जों का सर्वे करना शुरू कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि अरावली के क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से निर्माण हुआ उसको जल्द से जल्द जमींदोज किया जाए। अरावली क्षेत्र में 1500 से अधिक फार्म हाउस है, जिनमें से पिछले दिनों 430 अवैध फार्म हाउसों को चिन्हित कर उनकी सूची भी सोहन नगर परिषद को सौंप दी गई है। नगर परिषद ने 330 को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। करीब 40 अवैध फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। जियो गीता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के प्रथम अंक और कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण राज्यपाल ने बंडारू दत्तात्रेय ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इतिहास इस बार का साक्षी है कि श्रीमद् भगवद गीता ने हर संकट की घड़ी में मानव के साथ दिया है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्हें प्रतिदिन गीता का पठन किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। करनाल में बड़ा हादसा होते होते टला। जेल की दीवार में घुसा ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बस में सवार कई सवारियां घायल। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राशि रिलीज कर दी गई। साल 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सर्वजीत सिंह को खेल विभाग की तरफ से 29.75 लाख की राशि मिली। भवानीखेड़ा के बैंक के पास से हुई बाइक चोरी की घटना का वीडियो सामने आया है, जिसका पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों पर भी चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस गश्त बढ़ा रही है। यमुनानगर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूटी, जिसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद ड्राइवर ने आसपास किसी ढाबे पर पुलिस को उस मामले की सूचना दी। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव भिंडुकी लौटे युवा खिलाड़ी सत्येंद्र का ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। पंजाब के संगरू में आयोजित राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में सत्यदेव ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा किया। सत्यदेव ने अपनी शानदार सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ अपने माता पिता और कोच को बताया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके के बैडमिंटन एकेडमी के पास युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। बल्लभगढ़ की नथू कॉलोनी में पुलिस महिला संदिग्ध हत्या में जानकारी मिली। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया। करनाल में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील का चावल खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली। सोनम को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मंगोलिया के
बोलोर्टूना के हाथों हार मिली। सोनम मलिक सोनीपत की रहने वाली। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पृथक गांव मदीना में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए। सोनम के कोच को उम्मीद थी कि सोनम टोक्यो ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट चुकी है। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। देश का नाम रोशन करने के लेकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं बहुत उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि वो पदक जीत कर आई हैं, इसलिए अब वो पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगी। सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। 15 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। ओलंपिक खिलाड़ी बनेंगे लाल किले के विशेष अतिथि। स्वतंत्रता दिवस संग्राम में शामिल होने का न्योता। प्रधानमंत्री ओलंपिक खिलाड़ियों को न्योता भेजेंगे। कश्मीर के बांदीपोरा के चंदाजी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की शिनाख्त नहीं हो पाई। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ तलाश में जुटी और बॉलीवुड सिंगर और एक्टर यो-यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया। दरअसल उन्होंने सिंगर पर द प्रोजेक्शन ऑफ वुमेन्स को लेकर केस लगाया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ये दाखिल की गई है। ये याचिका 30 हजारी कोर्ट की मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने पेश की गई है। कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्होंने सिंगर पर 28 अगस्त से पहले रिप्लाई फाइल करने की बात लिखी। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 17 लाख के पार।